हे गाइस, दिस इज राघव। वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट विद राघव शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज जो मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के बीच। और इस डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर का जो उद्देश्य है वो है हमारा EMRS एंड DSSB। गाइज हम यहाँ पर चलेंगे EMRS और DSSB का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो उसमें सिलेबस दिया गया है उस आधार पर हम यहाँ पर स्टडी आपको करवाएंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी मेरा पेड बैच लेना चाहता है या मेरे पेड बैच में पढ़ना चाहता है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। इस नंबर पर वो कॉल कर सकता है और जानकारी ले सकता है कि किस प्रकार से क्लासेस होगी, वीकली कितनी क्लासेस होगी और उसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी। PDF नोट्स रहेगा साथ में, और आपका जो है ये चीज़ें बताई जाएगी साथ में कि उसमें कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कौन सा कम इम्पोर्टेंस है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, कहाँ से कम प्रश्न बनते हैं। तो आज ये जो मेरा लेक्चर है वो डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर के तौर पर आप इसे देख सकते हैं और अपने भाई बहनों तक भी जो भी DSSB या EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेरा बैच ऑलरेडी EMRS का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है, उसके लिए 1 मंथ हो गया, उसका सिलेबस काफ़ी आगे चला गया है। लेकिन DSSB का जो अभी जो बैच है वो शुरू होने वाला है। तो हम इन दोनों बैच को साथ करेंगे और इसमें इस तरीके से काम करेंगे कि जो विद्यार्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करते हैं या KBS NBS कोई भी जो संगीत के जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं और DSSB EMRSB की तैयारी करते हैं तो उनके लिए उसमें वो चीज़ सारी हो जाए। यानी कि मतलब आप जो है अगर मेरे साथ आप जुड़ते हैं तो इसमें मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो है यहाँ पर नेट के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी या KBS NBS के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि नेट में जो प्रश्न पूछने का लेवल है वो क्या रहता है। गाइज मैं यहाँ पर 3 बारी नेट क्वालिफाई हूँ और 1 बारी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई हूँ, KBS टेस्ट क्वालिफाई हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि KBS में किस प्रकार से आते हैं, NBS में किस प्रकार से आता है, प्रश्नों का जो लेवल रहता है और किस टॉपिक से वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा उठाई जाती है। तो इस चीज़ पर हम जो है फोकस करेंगे और विस्तार से वहाँ पर हम बात करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो एक मैंने डेमोन्स्ट्रेशन तौर के ऊपर मैंने लिया है, एक एग्जाम्पल के तौर उसे आप समझ सकते हैं। तो आधुनिक आधुनिक आलाप के बारे में हम जो है आज का टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप सभी लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि जो आलाप है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक तो निबद्ध रूप में और दूसरा अनिबद्ध रूप में किया जाता है। दूसरा आपका अनिबद्ध रूप में। तो 2 प्रकार से आलाप होता है। अब जब हम कोई राग बनाते हैं, किसी राग का विस्तार करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अनिबद्ध रूप में आलाप करेंगे। यानी पहले अनिबद्ध रूप में राग का माहौल तैयार करेंगे, एक राग का एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे। फिर जब उसके साथ जो है हम आगे स्थाई अंतरा उसका गाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम जो है ताल का प्रयोग, निबद्ध रूप में उसमें ताल आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि जब आपका निबद्ध गायन चलता है तो उसमें आलाप नहीं होता, तब भी तो हम राग में आलाप करते हैं। तो दोनों रूप से यहाँ पर आलाप होता है। तो एक होता है अनिबद्ध, दूसरा है निबद्ध रूप में। आई होप आप ये 2 बिंदु समझ गए होंगे। और वर्तमान समय में जो किया है मैंने ऊपर लिखा है आधुनिक आलाप। तो वर्तमान समय में आलाप जो है 2 प्रकार से प्रचलित है। वो है आपका पहला प्रकार है आपका
आकार का, दूसरा है आपका नोम तोम का आलाप। तो इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि आकार का आलाप क्या होता है, नोम तोम का आलाप क्या होता है, और वर्तमान समय में कौन सा आलाप प्रचलित है, यानी कि किस प्रकार के आलाप जो है वर्तमान में प्रयोग किए जाते हैं हमारे राग संगीत में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आकार का आलाप है, तो प्राचीन में जो है आकार का आलाप ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, और आधुनिक में जो है नोम तोम का आलाप जो है इन दोनों को मिक्सचर जो लेकर है वो आलाप किया जाता है, यानी कि बीच में आकार भी लिया जाता है, नोम तोम भी, ओम हरि अनंत इस प्रकार से जो है, ओम हरि नारायण इस प्रकार से आलाप जो है उसमें राग में प्रयोग करते हैं। तो अब इसका जो ये जो आलाप जो है इसका फ्लॉप होने का क्या कारण रहा, यानी कि ये जो है प्रचलन में नहीं रहा और ये जो है ज़्यादा प्रचलित हुआ, इसका कारण क्या रहा। तो जब भी कोई कलाकार जो है किसी हॉल में जाकर अपनी प्रस्तुति राग गायन की देता था या ध्रुपद गायन का प्रयोग होता था, उस टाइम प्राचीन काल में ध्रुपद गाया जाता था, तो उसमें जब ध्रुपद गायन होता था, ध्रुपद गायन में ये रे नोम रोम नोम तोम आदि का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी तराने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं। लेकिन जो आकार का आलाप है वो वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित नहीं है। इसका प्रचलित ना होने का कारण गाइज ये है कि जब जो है एक कलाकार प्रस्तुति देने जाता था तो श्रोतागण क्या है कि जब घंटों घंटों पर आलाप चलता था, तो आकार के आलाप में घंटों घंटों आलाप चलने से जो है श्रोतागण है वो ऊब जाते थे, यानी कहीं ना कहीं उनको जो है कुछ समय बाद वो या उठकर बाहर चले जाते थे, क्योंकि एक चीज़ ही उनको सुनने को मिल रही है। क्योंकि जब तक किसी विषय में किसी टॉपिक के अंतर्गत या खासकर संगीत की बात करें तो उसमें जब तक नयापन नहीं होगा तब तक क्या है जो है श्रोतागण उसे नहीं सुनेंगे, क्योंकि पब्लिक को हर टाइम कुछ ना कुछ नया और कुछ समथिंग चेंज, मतलब उसको कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। अगर उसमें चेंजेस नहीं होगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो लोग जो है उससे जो है उतने इंटरेस्ट से नहीं सुनेंगे। लेकिन जब नोम तोम का आलाप किया गया, उसमें जो है कलाकार ने आकार का आलाप भी उसमें सम्मिलित किया, नोम तोम का भी आलाप सम्मिलित किया, और ओम इस प्रकार से जो है नारायण आदि का जो उसमें प्रयोग किया, हृदय नोम तदाने इस प्रकार से जितने भी हमारे वोवल से ए ई आई ओ इस प्रकार से जो है अ ई करके आलाप उसमें किया जाता है। तो अब इसमें जो वेरिएशन बन गई, तो इससे क्या हुआ कि श्रोतागण को जो है एक तो आनंद पहले की अपेक्षा ज़्यादा आने लगा, और कलाकार को एक वेरिएशन उसमें मिल गया, चेंजेस मिल गए कि आप जो है एक पहले आकार में कर रहे हैं, फिर आप हृदय नोम करके कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार से उसको एक वेरिएशन मिल गई, तो उसमें एक नयापन भी क्रिएट हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा नोम तोम का आलाप जो है ज़्यादा प्रचलित रहा। और दूसरा कारण ये भी है कि जो आपका नोम तोम का आलाप है प्राचीन ध्रुपद गायन में, या जब प्राचीन गायन जब संगीत का जो प्रयोग किया जाता था, तो उसमें क्या होता था गाइज कि उसमें जो परमात्मा की स्तुति के लिए यानी ईश्वर की प्रार्थना के लिए जब संगीत गायन प्रयोग किया जाता था या प्रस्तुति दी जाती थी, तो उसमें इस प्रकार से ओम हरि अनंत हरि नारायण इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो ईश्वर की स्तुति के लिए भी इनका प्रयोग किया गया। अब वर्तमान में इसको सारा मिक्सचर करके कर दिया गया, और आप जानते हैं कि आकार का जो आलाप है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसमें जो है ओम अनंत हरि आदि शब्दों का प्रयोग नोम तोम में होता है। अब हम गाइस पढ़ेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक में जो जब हम राग गायन प्रस्तुत करते हैं या किसी गीत गजल भजन को हम गाते हैं, तो स्थाई और अंतरे में दो पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया, यानी दो भागों में उसे विभाजित किया गया है। लेकिन आधुनिक में जो है हमारा स्थाई अंतरा ही चलता है। और अभी हम बात करेंगे ध्रुपद में जो 4 प्रकार है आलाप करने के, यानी 4 चरणों में जो ध्रुपद गाया जाता था उसमें किस प्रकार से काम होता था, फिर उससे निष्कर्ष निकाल के स्थाई अंतरा किस प्रकार से वर्तमान में आया, और जो संचारी आभोग है वो किस प्रकार से उसमें ऑलरेडी सम्मिलित हो गया, यानी उसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से उसमें
वो विद्यमान रहने लगा। प्रत्यक्ष रूप से हमें वो नहीं दिखता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वो जो है उसके अंदर ही आ जाता है। आप इन 4 जो बिंदु है इसके अनुसार जो है चीज़ों को समझेंगे, और उससे आपको ये ज्ञात होगा कि वर्तमान समय में बेशक स्थायी अंतरा जो है प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें संचारी आभोग विद्यमान है, अप्रत्यक्ष रूप से उसमें विद्यमान है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ध्रुपद के 4 प्रकार, जो विद्वानों ने 4 प्रकार, यानी 4 प्रकार में या 4 भागों में उसे जो है विभाजित किया है। ठीक है गाइज, तो 4 भागों में इसे विभाजित किया है। तो वो क्या क्या किस प्रकार से विभाजित किया है? पहला है आपका स्थाई, दूसरा है आपका अंतरा, तीसरा है आपका संचारी, और चौथा है आपका आभोग। हम सभी जानते हैं कि ये स्थायी अंतरा संचारी आभोग है, लेकिन इसमें किस प्रकार से काम होता है गाइस? स्थायी अंतरे के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये वर्तमान में प्रचलित है, और वर्तमान में पुस्तकों में भी आपका जो चाहे बीए का सिलेबस है, चाहे वो एमए का सिलेबस है, उसमें अधिकतर आपका जो थ्योरी जो मिलती है वो स्थायी अंतरे की मिलती है। हालांकि ध्रुपद गायन में तो इन चारों का वर्णन मिलता है, लेकिन वर्तमान में इसका ज़्यादा प्रचलन है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि स्थायी अंतरा क्या है। लेकिन संचारी आभोग जो है इसके अंतर्गत किस प्रकार से काम होता है, इसे हम अक्सर जो है स्किप कर जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जामों में किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, संगीत के विषय का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, चाहे वो एंट्रेंस हो, चाहे कुछ पीएचडी हो, चाहे वो एनबीएस केबीएस, चाहे आपका एचटेट हो, चाहे हरियाणा टेट, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका नेट हो, चाहे सेट हो, तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्थाई के बारे में बात करेंगे कि स्थाई में किस प्रकार से आलाप किया जाता है, क्योंकि जब 4 चरण आपके पास दिए गए तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो उसमें एक नियम निर्धारित किया होगा कि कहाँ तक स्थाई में जाएंगे, कहाँ तक अंतरे में जाएंगे, कहाँ तक आपका संचारी में पहुँचेंगे, कहाँ तक आपका जो आभोग में अपना आलाप की परिक्रमा पूरी करेंगे। तो यहाँ पर स्थाई में जो आलाप होता था वो होता था, यानी किसी राग का बादी स्वर लेकर, जैसे मान लो मैं राग यमन का यहाँ पर बादी स्वर लेता हूँ, गंधार यमन का बादी स्वर है, तो सपोज करो कि मैंने षडज से शुरू किया, मध्य षडज से शुरू आलाप शुरू कर दिया, यानी कि यमन गा रहा हूँ तो नीरे करके मैं गया यहाँ पर, और गंधार पर मैं पहुँच गया, आलाप किया मैंने गंधार पर, फिर गंधार से मैं वापिस लौट कर यहाँ पर क्या है षडज पर मैं पहुँच गया, और षडज से मैं फिर निषाद पर पहुँच गया, निषाद से फिर आपका धैवत पंचम तक मंदिर में पहुँच गया, जहाँ तक मेरा गले की प्रकृति है, जहाँ तक मेरा गला काम करता है, या किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी कलाकार का गला जहाँ तक जो है कंफर्ट जोन में गा सकता है, तो वहाँ तक मैं मंदिर तक चला गया। तो ये जो आपका आलाप है, स्थाई का आलाप, वो होता था किसी भी राग का बादी स्वर तक, यानी कि बादी स्वर तो फिर जैसे कि आपका भैरव राग ले लीजिए, तो भैरव राग का जो बादी स्वर है वो धैवत है, तो इस प्रकार से तो धैवत तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी पुस्तक में दिया है कि किसी भी राग का बादी स्वर लेकर जो है वहाँ तक हम आलाप करते हैं, और फिर जो है क्या है, फिर उसके बाद वापिस लौट कर षडज पर आते हैं, और फिर मंदिर तक जितना जा सकते हैं वहाँ पर आलाप किया जाता है। तो इस प्रकार से आलाप जो है स्थाई में आपका किया जाता था। अब हम बात करते हैं अगला जो बिंदु है हमारा, यानी जो अगला हमारा प्रकार है, दूसरा प्रकार है हमारा अंतरा। अंतरे में क्या होता था कि गंधार तक हमने आलाप किया, गंधार तक हम पहुंचे, फिर गंधार से हम चले अपने पंचम तक, यानी मध्यम बीच में आ गया, मध्यम पंचम तक आलाप किया, फिर पंचम से हम जो है क्या है तार सातक, यानी जिस प्रकार से वर्तमान में आलाप किया जाता है स्थाई का अंतरे का, उसी प्रकार प्राचीन काल में भी जो आपका ध्रुपद है उसमें भी आलाप किया जाता था। ठीक है, ये तो हो गया 2 तरीके से, जिसका आपको ऑलरेडी भी पता है, लेकिन 2 जो आगे हमारे प्रकार आने वाले इसमें अक्सर विद्यार्थियों को पता नहीं होगा।
तो अब हम बात करते हैं संचारी की। संचारी में किस प्रकार से आलाप होता था? संचारी में होता था सा, मा और पा, इन्हीं की षड्ज से शुरू होकर जो है पंचम तक आलाप किया जाता था। इसमें गाइस ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो आलाप आपका होता था वो आलाप किया जाता था ध्रुपद में। आज भी आलाप किया जाता है, जो भी आपकी जो है वाणियाँ जिसमें जो है ध्रुपद गाया जाता है, तो उसमें आज भी जो है ध्रुपद गायन प्रचलन में है। हालांकि राग गायन जितना नहीं, लेकिन फिर भी प्रचलन में है। तो उसमें आलाप जब होता था तो षड्ज मध्यम पंचम तक जो उसमें आलाप किया जाता था। यानी कि आप देखेंगे स्थाई अंतरा आपने जो गंधा तक गए, फिर तार षड्ज तक गए, तो षड्ज मध्यम पंचम भी इन्हीं दो उसके अंतर्गत आ गए, इन्हीं भाग के अंतर्गत आ गए। तो आपका जो संचारी का जो आलाप है वो क्या होता था? तार षड्ज पर जाकर नहीं किया जाता था, यानी जो आपका तार षड्ज है वहां पर नहीं जाएंगे। ठीक है, पहली बात, तार षड्ज तक इसका आलाप नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर, दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर है वो है जो संचारी का जो आलाप है, जब आप जो है षड्ज मध्यम पंचम तक आपने आलाप कर दिया तो पहला ध्यान रखना है कि तार सा तक आप नहीं जाएंगे, इस नियम का जो पालन करना है। दूसरा ये कि उसके बाद जब आपने आलाप किया, पंचम तक आलाप किया, उसके बाद वापिस आप जो है स्थाई पर नहीं लौटेंगे, स्थाई पर आप वापिस नहीं जाएंगे। उससे क्या है कि सीधा आपका जो है जैसे ही आपने यहां तक आलाप किया आप सीधा पहुंच जाएंगे आभोग में। ठीक है, संचारी में आलाप किया फिर सीधा आप एंटर हो जाएंगे आभोग, यानी अंतिम जो चरण है, जो समाप्ति का चरण जो बताया जाता है वो आपका आभोग है। तो यहाँ पर दो बिंदु है कि एक तो तार साहब में उसमें नहीं जाएंगे, दूसरा ये है आपका कि आपका जो है सीधा आभोग में जो है एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि संचारी का जो आलाप है वो तार सा में होता है, इस तरीके से आपको कथन निष्कर्ष में जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का जो प्रश्न बनाने का तरीका है वो एक प्रश्न को भी आप अलग अलग तरीके से उसे घुमाकर उसे पूछा जा सकता है। और जो विद्यार्थी एग्जाम देते हैं उस बात को जानते हैं, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस बात से अवगत है। अब हम आभोग की बात करते हैं। आभोग में जो गाइस आलाप होता था वो होता था आपका तार सा तक तो होता ही था, लेकिन जिस प्रकार किसी के गले की प्रकृति है, यानी कि सभी के गले की एक प्रकृति, सभी के जो बॉडी स्ट्रक्चर है, एक गले का जो स्ट्रक्चर है वो सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो किसी की वॉइस जो है वो उसकी रेंज ऊपर ज़्यादा वो गा लेता है, और किसी का गला जो है मोटा होता है तो वो मंत्र में ज़्यादा अच्छे तरीके से आलाप या राग गायन या कुछ भी संगीत का गायन करता है। तो आभोग में जो अंतिम चरण है हमारा, तो उसमें क्या होता था? तार सा तक आलाप होता था, और ऊपर जहां तक आपका गला काम करे, यानी जहां तक जो है विद्यार्थी का गला काम कर रहा है, किसी कलाकार का गला काम कर रहा है, जहां तक उसकी गले की रेंज है, एक फ्रीक्वेंसी है, वहां तक वो क्या है, यानी अगर मुझे गाना हो तो अगर मैं जैसे कि मेरे गले का जो मेरी पिच है, जो पिच है वो है, मैं डी शार्प से अक्सर गाता हूँ। वैसे तो सी शार्प से, सी से रियाज करना होता है, लेकिन क्या है कि जो मेरा अपना गले का जो पिच है वो डी शार्प से मुझे ठीक अच्छा लगता है। तो मैं अगर डी शार्प से कोई राग गा रहा हूँ तो ऊपर में क्या है, गंधार मध्यम पंचम तक चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से आभोग में आपका आलाप होता था, और फिर हमारा समाप्ति का जो ये चरण होता था, फिर उसके बाद जो है ध्रुपद गायन समाप्त किया जाता था। तो मुझे उम्मीद है गाइज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और बिल्कुल हमने साधारण भाषा में समझने का प्रयास किया है। पुस्तक में आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो बड़ी खिचड़ी उसमें दी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा कहानी करके दी होती है उसमें, लेकिन यहाँ आपको मैं बिल्कुल टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में आने की जिससे संभावना है, और बिल्कुल सिंपल वे में साधारण भाषा में और एग्जाम्पल लेते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी EMRS एंड DSSS की तैयारी कर रहा है और वो पेड बैच लेना चाहता है, पेड बैच में क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, तो वो जो है विद्यार्थी मेरे नंबर पर कॉल कर सकता है
7018888254 इस पर जो है कॉल करके वो जो क्वेरी ले सकता है, या मैसेज टेक्स्ट के माध्यम से भी वो जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेमोस्ट्रेशन लेक्चर अच्छा लगा हो, और अपने भाई बहनों तक जो है ज़रूर शेयर करें। अगर आप खुद आपने जो है नेट JRF क्लियर भी कर लिया है, तो भी आप आपके जो भाई बहन है या आपके जो नॉन है आसपास जानने वाले हैं, उन तक ये चीज़ें जो है या वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कोई क्वायरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर क्वायरी करें, ताकि हम जो है अपने आप में भी सुधार कर सकें। बाय, टेक केयर।